कुछ देर में वर्दी पहने एक बैरा उसे आदर से एक गिलास दे गया। देखने में वह सिर्फ ठंडा टमाटर का रस लगता था। राधिका ने एक घूंट लेकर जाना कि उसमें काफ़ी मात्रा में वोदका भी होगी और गिलास थामे वार्तालाप सुनती रही। शायद लॉरेंस पुरातत्ववेत्ता था। वह राजस्थान में कई महीने बाद खुदाई की जगह से लौटा था। जेन दिवाकर से दक्षिण भारत की यात्रा का उच्छ्वसित वर्णन कर रही थी। राधिका क्रिस को देखने लगी। क्रिस यानी कृष्णा। वह सिल्क की लंबी चोगेनुमा पाश्चात्य पोशाक पहने थी। ऊंचे गले पर तार का काम, पर भारतीय रंग व चेहरा कहीं नहीं छिपता। वह अपने पास बैठे एक युवक से पक्की बोस्टन की उच्चारण पद्धति में बात कर रही थी। तो प्रवीण के बॉस ने मुझसे पूछा कि सोडे के साथ? मैंने कहा नहीं, केवल राई, थोड़ी सी बर्फ़ के साथ। तो प्रवीण के बॉस ने कहा, प्रवीण, तुम्हारी बीबी इतनी ज़बरदस्त ड्रिंकर है, यह मुझे मालूम नहीं था। अब तो मुझे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। कहकर उसने एक हिकारत भरी दृष्टि निशा के गिलास पर डाली, जो कि स्पष्ट ही कोका कोला पी रही थी। कुछ देर में कारिन अंदर से आई। वह एक बाटिक प्रिंट की ड्रेस पहनी थी, रंग उस अंधकार में खोए खोए घुले मिले से। वह राधिका को देखकर मुस्कुराई और पास आकर खड़ी हो गई। हिंदुस्तानी नौकर भी लीचड़ होते हैं। मैं कब से सिर मार रही हूँ और भोजन अभी भी तैयार नहीं है। तुम्हारा भी यही अनुभव है? पता नहीं, मेरे लिए तो कभी ऐसी समस्या नहीं उठी, राधिका ने कहा। शायद मुझे अनुभवहीन पाकर तंग करते होंगे, कारिन ने लंबी सांस लेकर कहा। कारिन के आचरण से इस घर का स्वामित्व टपक रहा था। कारिन राधिका से बात करती हुई बार बार उस ओर देख लेती जहां मनीष जीन से बात कर रहा था। उन मंद स्वरों के पुंज में घिरी अपने में संपर्क राधिका चिकन की सफ़ेद साड़ी में, जिस पर नन्ही नन्ही गुलाबी बूटियाँ कड़ी हुई थी, हाथ में पकड़े कॉफ़ी के गिलास की नमी और ठंडक अनुभव करती हुई, और जो कुछ पीड़ा दर्द अनुभवों का निचोड़ हर समय उसे सालता रहता था, उसका किंचित भी आभास मुख पर न लाती हुई राधिका वह कारिन को देख रही थी, और जीन लॉरेंस को। वह उनके देश में रह चुकी थी, पर वह उसका भाग कभी न बन सकेगी। यह बोध उसे जब हुआ था, वह उस स्नेह रज्जू को काट फेंकने के लिए छटपटा उठी थी, और अब यह उसका अपना देश था। पर कहाँ थे वे लोग? क्या मनीष, प्रवीण, क्रिस और वह स्वयं किसी भी प्रकार अपने देश का प्रतिनिधित्व करते थे? राधिका को लगा कि जैसे वे पुतले हैं और एक विशेष प्रकार से आचरण करने के आदी हो गए हैं। चेहरे पर सोफिस्टिकेशन का एक मुखौटा पहने, जीवन से ऊबे हुए, असंतुष्ट, एक बेचैनी मन में समाये हुए, जो कि न जाने कहाँ से कहाँ ले जाती है। कारिन की बाहों में, राई के गिलास में, और अक्षय की उपस्थिति की सुरक्षित भावना में। राधिका को मन में तोष ही हुआ कि मनीष ने अक्षय को साथ लाने को नहीं कहा। वैसे अक्षय एक विदेशी फर्म में उच्च कर्मचारी है, पर हृदय से वह उतना ही भारतीय है जैसे रस खीर, या होली पर कपड़ों पर पड़ा लाल रंग, या पान की गिलोरी। अक्षय भला है, उसके आलिंगन में मादक रोमांच भले ही न हो, पर वह पत्नी को हर प्रकार की सुख सुविधा देगा। वह बच्चों के लिए अच्छा पिता बनेगा, मनीष की तरह नहीं कि। राधिका को फिर विजय का सूखा उदास मुख याद आ गया। विजया जो मनीष के पीछे भारत से दौड़ी आई थी, और मनीष ने ठंडेपन से कह दिया था, विजया के प्रति जो कुछ था वह मेरे अंदर चुक गया। और अब कारिन, वह कितने दिन मनीष को बांध कर रख सकेगी? बड़ी चुप हो राधिका, मनीष ने पास जाकर कारिन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मनीष के पास होने पर उसकी उपस्थिति का ऐसे ही बोध होता है जैसे कि कभी उत्तेजित अवस्था में अपने हृदय की धड़कन का। मनीष में कोरा शारीरिक आकर्षण नहीं है। जब उसके चेहरे पर गांभीर्य रहित मुस्कुराहट रहती है, तब भी शायद मस्तिष्क में एक छोटी सी मशीन टिक टिक किया करती है, जो कि आसपास के लोगों को जांचा करती है। वह एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ऐसे ही नहीं हो गया है, न इस आर्ट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। गंभीर क्षणों में मनीष क्या होगा, यह जानने की जिज्ञासा राधिका के मन में जाग गई। मनीष को उसने अब तक एक पार्टीमैन की तरह ही जाना है, एक विशेष मुखौटे में,
उसके पीछे का मनीष। राधिका अपने पर झुंझला आई। निष्क्रिय मस्तिष्क दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। कुछ देर बाद दिवाकर उठकर उसके पास आ बैठा। मनीष से बोला, अब मैं इनसे बात करूँगा। खुशी से मनीष मुस्कुराया, पर दिवाकर से सावधान रहना राधिका, ये असंतुष्ट भारतीय संघ के प्रधान हैं। यह मनीष बहुत ही कठोर हृदय का हो गया है, दिवाकर ने कहा। इसे अपने देशवासियों से जरा भी सहानुभूति नहीं है। इसके ठाठ देख रही हैं, मैं होता तो शर्म से गड़ जाता। बात हंसी में कही गई थी, उसी तरह ली गई। जब दिवाकर अपना दुखड़ा रोने लगा तो बैरे को बुलाकर इसका गिलास फिर भरवा देना चलते चलते मनीष कह गया। दिवाकर कुछ देर सीधी दृष्टि से उसे देखता रहा, फिर पूछा, आप मनीष के काम से संबंध है? जी नहीं, राधिका ने संक्षेप में कहा। और आप? एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैकगिल यूनिवर्सिटी से मैंने फिजिक्स में डॉक्टरेट ली है। राधिका ने आगे नहीं पूछा। स्पष्ट ही था कि दिवाकर 3 साढ़े 3 साल के हाड़ तोड़ श्रम के बाद लौटा होगा और कॉलेज शायद ऊंचा पद देने के बजाय सालाना तरक्की भी न दे पाया होगा। मेरी बीवी कहती है कि हमें अपने देश के लिए त्याग करना चाहिए, हमें अपने देश में ही रहना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। मेरा कनेडियन प्रोफेसर मुझे कई चिट्ठियाँ लिख चुका है, पर मेरी बीवी कहती है कि मुझे यहीं रहना चाहिए। बहुत सीधी सादी, बहुत प्यारी सी औरत है वह। पर मैं पूछता हूँ कि मेरे देश में मेरे लिए क्या है? मेरे कॉलेज में मेरे आगे के काम लायक लैब नहीं है। मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखला नहीं मिल रहा है। एक स्कूटर खरीदने के लिए मुझे बरसों इंतजार करना पड़ रहा है। मेरा वेतन इतना नहीं कि मैं कभी 4 दोस्तों को बुलाकर उन्हें अच्छी शराब पिला सकूं, या एक नौकर रख सकूं, जिससे कम से कम मुझे दूध लेने के लिए लाइन में तो न खड़ा होना पड़े। बदले में मनीष को देखो, या उधर देखो प्रवीण और क्रिस को। और मेरी बीवी कहती है। कारीन पास आकर खड़ी हो गई। चलो राधिका, तुम्हें घर दिखा दूं। तुम भी आओ दिवाकर। राधिका असमंजस में पड़ी उठ खड़ी हुई। दिवाकर मुस्कुराया, फिर हाथ से संकेत करता हुआ बोला, जाइए मनीष का घर देख लीजिए, और आंखें मूंद ली। बड़े बड़े 16 कमरों में 3 में महेश ने ऑफिस बना लिया। 3 कमरे आने जाने वालों के लिए मेहमान गृह थे। तब भी ऊपर नीचे काफ़ी जगह थी, और राधिका रुचि न होते हुए भी शिष्टाचारवश कारीन के साथ साथ चलती गई। जब तक वे दोनों लौटे, लोग भोजन के कमरे की ओर जाने लगे थे। भोजन की मेज पर राधिका ने अपनी दाईं ओर एक अमेरिकी युवक को पाया और बाईं ओर प्रवीण को। नए परिचय की औपचारिक बातों से राधिका को बड़ी ऊब होती थी। ऐसे अवसरों पर शिष्टाचार तो बरतना ही पड़ता है। सलाद का प्याला हाथ में पकड़े, जिससे राधिका को अपनी प्लेट में सलाद लेने में आसानी हो, उस युवक ने कहा, मैं रोडनी हूँ, रोडनी मूर, यहाँ फुलब्राइट पर आया हूँ। लाल टमाटर के 2 छोटे टुकड़े, एक लंबी तरासी मूली का टुकड़ा और एक हरी मिर्च प्लेट में लेते हुए राधिका ने कहा, मेरा नाम राधिका है। मैं कुछ साल तक आपके देश में थी, अभी कुछ महीने हुए लौटी हूँ। रोडनी ने पूछा, आपको कैसा लगा हमारा देश? वही घिसा पिटा प्रश्न। शिष्टाचार का तगाजा था कि एक उच्छ्वास के साथ कहा जाता, आई लव्ड इट। पर ऐसे अवसरों पर भी राधिका झिझक जाती थी, इसलिए उसने बड़ी सादगी से कहा, बहुत सुंदर प्रदेश है। रोडनी मुस्कुराया। और आपको कैसा लगा हमारा देश? राधिका ने पूछा। रोडनी उत्तर देने से पहले कुछ रुका। बहुत रोचक, बहुत रोचक। अमेरिकन हमेशा ऐसा कहकर अप्रिय प्रसंग को टाल देता है, राधिका यह जानती थी। राधिका के दूसरी ओर प्रवीण बैठा था। इतनी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या आपने पत्रकारिता का डिप्लोमा लिया है? नहीं, फाइन आर्ट्स का, राधिका ने कहा। अच्छा? प्रवीण ने चकित होने का स्वभाव मुंह पर लाकर कहा, मैंने सुना था कि आपके भूतपूर्व पति एक प्रख्यात पत्रकार थे, इसलिए सोचा। कितना रोचक, राधिका ने बिल्कुल अमरीकी लहजे में कहा। आप भारत के किस भाग से हैं? उत्तरी भाग। फिर राधिका उस वेस्टर्न अंग्रेजी का उत्तर हिंदी में ही देती गई। कुछ वाक्यों के बाद स्थिति काफ़ी हास्यास्पद हो गई। शायद इसे स्वयं अनुभव कर प्रवीण ने कहा, मेरी आदत हिंदी बोलने की छूट गई है।
स्वाभाविक ही है, हमारे बच्चों को तो अंग्रेजी छोड़कर कोई और भाषा आती ही नहीं। आपको तो इस पर गर्व होगा। प्रवीण कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर अपने दूसरी ओर बैठी स्त्री की ओर मुड़ गया। कॉफ़ी के लिए लोग उठाए। राधिका भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई। चांदनी अब भी केले के पेड़ों पर बिखरी थी। राधिका का मन एकाएक बेहद भारी हो आया। जब मनीष पास आकर खड़ा हो गया, राधिका कह उठी, कैसे बोर लोगों के बीच बैठ गई थी, सिर दर्द हो गया। बेचारी लड़की, मनीष ने दुलार से कहा। चलो कुछ देर बाहर बाग में घूम ले, सिर दर्द कम होगा। राधिका ने मेहमानों को देखा जो एक एक करके भोजन के कक्ष से निकल रहे थे। कारीन उनकी देखभाल करेगी, मनीष ने कहा। गलियारा पार कर वे लोग बाहर आ गए, जहाँ चांदनी थी और हल्की हल्की ठंड भी। राधिका ने खूब लंबी सांस ली। कहीं मेहंदी फूल रही है? हाँ, पास ही, मनीष ने कहा। कुछ देर वे सफ़ेद चकोर पत्थरों पर टहलते रहे। फिर राधिका ने चप्पल उतारकर कहा, मैं तो घास पर बैठूंगी। तब फिर इधर आओ, सामने शाम को ही पानी दिया गया है राधिका, मनीष ने कहा। अब वे मकान के पार्श्व के लॉन में थे। एक ओर चार दीवारी थी, दूसरी ओर घना लता मंडित मकान का पार्श्व। पीछे केले के कुछ और पेड़, एक हिंडोला भी था। झूला? राधिका ने बच्चों की तरह ताली बजाकर कहा और उत्सुक सी उस ओर बढ़ गई। झूलोगी? मनीष के स्वर के कौतुक से लजाकर राधिका ने कहा नहीं, और नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद राधिका ने कहा, बड़े ठाठ से रह रहे हो मनीष। देखो कितना बड़ा घर, कितने नौकर चाकर। मनीष के चेहरे की रेखाएं चांदनी में घुल सी गई थी। उसने मंद स्वर में कहा, ठीक ही है। यह प्रवीण भी अजीब है। डैन को मेरा भूतपूर्व पति बताने लगा। कुछ देर बाद राधिका ने कहा। मनीष चुप रहा। कब लौटने का इरादा है? राधिका ने पूछा। सोचता रहता हूँ कि लौटूं या नहीं। जितने अधिक दिन विदेश में रहूँगा, भारत में आकर बसना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या तुम भारत में बसने की सोच रहे हो? राधिका के स्वर में आश्चर्य था। कहा न कि कुछ तय नहीं कर पाता। मनीष ने दाहिने घुटने पर बाँह टिका ली और कहीं दूर देखने लगा। भाग दौड़ की जिंदगी से थकता जा रहा हूँ। सफलता है, धन भी, पर चैन नहीं। कारीन क्या भारत में रहना पसंद करेगी? मैंने अभी उससे पूछा नहीं है। कारीन अच्छी लड़की है, मगर मनीष तुम क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे? राधिका ने शिकायत के से कंठ से कहा। मनीष धीरे से बोला, नहीं राधिका, मैं पहले से बहुत सोबर होता जा रहा हूँ। ठीक है, विजया के साथ जो मैंने किया उसके लिए मैं लज्जित हूँ। वही मैं ऐसे कर सकता था कि उसे चोट न पहुँचे। फिर काफ़ी देर राधिका चुप रही। घास के तिनके उखाड़ उखाड़ दांतों के नीचे कुतरती रही। औरंगाबाद से तुम्हारा पत्र मिला था। मिला था? मैंने इसलिए डाला था कि कहीं तुम यह न सोचने लगो कि मैं कहाँ लोप हो गया हूँ। ख्याल तो मुझे आया था। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद राधिका ने कहा, अब अंदर चलें? कारीन शायद खोज रही हो, और उठने लगी। मनीष ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। अंदर बहुत कम लोगों को इतना होश होगा कि हमारे बारे में चिंता करें। पर कारीन, अपने घर में जहाँ चाहूँ जिससे चाहूँ बैठकर बात करने का अधिकार तो मुझे है राधिका। तुम नर्वस क्यों हो रही हो? नहीं तो, राधिका ने कहा। फिर मनीष ने अपना सिगरेट रगड़कर वहीं बुझा दिया और आगे बढ़कर राधिका को कोमलता से बाहों में भर लिया, शायद उसकी प्रतिक्रिया की परीक्षा में। पर राधिका उसकी बाहों को अलग कर उठ खड़ी हुई। मनीष, मैं फिर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उसने कहा। उस एक क्षण में राधिका के मन में कौंध गया कि जाने अनजाने उसने ऐसी ही स्थिति की आकांक्षा की थी। तभी से जब से मनीष फिर से सामने पड़ा था। अंदर से सम्मिलित ठहाकों का स्वर आया, मेहंदी की सुगंध। लंबे समय के बाद वांछित पुरुष के स्पर्श ने राधिका को धीरे से सुलगा दिया था, पर उसने मुड़कर मनीष को नहीं देखा। सुबह ही दरवाजे की घंटी बजने लगी। राधिका के जाकर दरवाज़ा खोलने पर मल्लिका फूल की डिलीवरी वैन खड़ी थी।
और वैन वाला उसे ढेर सारे फूल पकड़ाकर चला गया। उन लंबे डंठल वाले ग्लैडियोलाई पुष्पों को वैसे ही बाहों में भरे भरे राधिका को लंबे फूलदान मांगने प्रेमा के पास जाना पड़ा। अनिला और नीना पास आ गई और कितने प्यारे, कितने स्वीट कहती रही। किसने भेजे हैं, कहाँ से आए हैं? नीना ने पूछा। एक मित्र ने भेजे हैं, राधिका ने कहा। कार्ड साथ न होने पर भी वह जानती थी कि मनीष के अतिरिक्त कोई और उसे फूल नहीं भेज सकता। उन फूलों को कमरे में रखते हुए गत रात्रि की स्मृति फिर ताजी हो आई। राधिका को अपनी दृढ़ता पर आश्चर्य हुआ और थोड़ी खुशी भी। सुबह को इस उजली धूप में भी उसे लगा कि उसने ठीक ही निर्णय लिया। इससे पहले सदैव वह भावनाओं के साथ बहती रही, कभी यह नहीं सोचा कि यह लहर उसे किस तट पर ले जाकर पटकेगी। फिर भी मनीष के आगे अक्षय कुछ फेड कर जाता है। ठीक है, उसमें मनीष का सोफिस्टिकेशन नहीं, पर वह अस्थिरता भी तो नहीं है। फूल लग जाने के बाद राधिका देर तक कमरे में विभिन्न कोणों से देखती रही और फिर एकाएक उदास होकर वह वापस तख्त पर जा लेटी और मुख ढांप लिया। सारी सुबह वैसे ही पड़ी रही। वैसे तो रविवार था, पर कई सप्ताह से उसका अक्षय के साथ बाहर आने जाने का क्रम टूट सा गया था। एक तो बहुत दिनों से कोई अच्छी फिल्म नहीं आई थी, दूसरे अक्षय को अपने ऑफिस के काम में बेहद व्यस्त हो जाना पड़ा था। कभी कभी राधिका स्वयं ही उस ओर चली गई तो सोनाम को अकेला पाया। पिछले रविवार को देखी राधिका के पास आ गई थी, मोमो बनाकर लाई थी और दोनों ने साथ बैठकर तिब्बती भोजन किया। 11 बजे के करीब नीना की पुकार सुन पड़ी कि उनके लिए फ़ोन है। मनीष जानना चाहता था कि क्या वह खाली है। राधिका ने कुछ देर सोचा, फिर निर्णय ले लिया कि वह यह रविवार मनीष के साथ ही बिताएगी। वह विचार मगन तैयार हुई। अक्षय के लिए एक चिट छोड़ दी थी कि वह आज खाली नहीं है और घर से चल दी। मनीष विपुला में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुस्कुराया, आओ बैठो। राधिका के बैठ जाने पर उसने पूछा, आज मुझे आशा थी कि तुम खाली होगी, फिर भी सोचा कि फ़ोन करके पूछ ही लूँ। अक्षय आजकल बहुत व्यस्त है, राधिका ने कहा। उसने कॉफ़ी पीने से मना कर सिर्फ एक कोका कोला पीना चाहा। तुम कहीं दूर हो राधिका? मैं? नहीं, यहीं हूँ। कुछ सोचने लगी थी, राधिका ने कहा। फिर शिष्टाचारवश कहा, कल तुम्हारी पार्टी बड़ी सफल रही। लोग तो 3 बजे तक जमे, तुम ही जल्दी चली गई थी। पर मनीष के स्वर में कोई टोन नहीं था। मेरी आदत छूट गई है, पार्टियों में देर तक बैठने की या प्रशंसकों से कोप करने की। अब वह खिंजा रहा था। राधिका ने कहा, दोनों ही? फिर कुछ क्षण बाद, और तुम शायद हमेशा ही रिहर्सल करते रहते हो। मैं बहुत गंभीर था, मनीष ने कहा। क्यों, क्या कारेन से जी भरने लगा? राधिका ने कुछ व्यंग्य से पूछा और फिर अपने ही पर लज्जित हो कोका कोला के गिलास पर पड़े स्ट्रॉ को मुंह में लगा लिया। कारिन मेरी छात्रा है, मनीष ने कहा। तुम आज कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे दुख है, राधिका ने कहा और अपने पर नियंत्रण किया। मनीष ने उसे आमंत्रित किया है और वह बैठी बैठी कैसी क्षुद्र बातें कर रही हैं। कुछ देर बाद वे विपुला से निकले और हल्की गर्द भरी धुंध में कपास के वृक्षों वाली सड़क पर कुछ देर टहलते रहे। राधिका ने बंगाल की सूती साड़ी पहन रखी थी, बिना बाहों की ब्लाउज, ढीले हो आए बाल, चेहरा सदा की तरह निराभरण निरलंकृत, होठों पर रंगहीन लिपस्टिक जिससे केवल हल्की सी आभा आ जाए। मनीष ने भी अपने को राधिका के मूड में ढाल लिया था। सदा की तरह शिष्ट हल्के गर्म स्वर में कभी कभी कुछ अच्छी लगने वाली बातें कह देता। राधिका को उसकी आंख दीप्त और मनोशीश आकर्षण से भरपूर लग रही थी। राधिका के पैर धूल से अट गए और साड़ी से पीला बॉर्डर भी मटमैला हो गया। सड़क के किनारे वह रुककर खड़ी हो गई और तब पास गुजरती टैक्सी को रोक मनीष राधिका के साथ बैठ गया। फ्रेंड्स कॉलोनी, उसने टैक्सी वाले से कहा। राधिका हल्का सा चौंकी, पर कुछ बोली नहीं। ठीक है, मनीष के घर ही सही। सड़क पर कब तक टहला जा सकता है? टैक्सी चलने पर राधिका ने पूछा,
तुम्हारी कार का क्या हुआ? लॉरेंस को छोड़ने पाला गई है, मनीष ने कहा।